डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों के निर्गमन वाले इस टॉपिक में आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ डिबेंचर, यानी ऋण पत्र किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर होता है, और अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, यानी जब ऋण पत्र कंपनी निर्मित करती है तो उस समय किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है। तो आप लोग पूरे लेक्चर को ढंग से अटेंड करें और ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में अच्छे से सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले बात करते हैं ऋण पत्र कहते किसे हैं। तो देखिए, यहाँ हमने ऋण पत्र के बारे में लिखा है, ऋण पत्र यानी डिबेंचर कि कंपनी को अपनी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अंश निर्मित करने होते हैं, लेकिन कंपनी की वित्तीय व्यवस्था, सारी की सारी वित्तीय व्यवस्था केवल पूंजी से नहीं हो सकती, पूंजी से नहीं चल सकती। पूंजी के साथ साथ कंपनी को ऋण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनी ऋण लेने के लिए, दीर्घकालीन ऋण 10 साल के लिए, 20 साल के लिए लोन लेने के लिए जो प्रमाण पत्र इशू किया जाता है कंपनी द्वारा, उसे ऋण पत्र कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है ऋण पत्र, यानी ऋण लेने के बदले में जारी किया गया एक प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है। याद रखना है, ऋण पत्र यानी ऋण लेने के बदले में जारी किया गया प्रमाण पत्र। लिखने के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की एक रसीद या एक प्रमाण पत्र होता है जो कि कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार से सुरक्षित होता है। चल प्रभार, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है कि कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं, चालू संपत्तियां हैं, जो चालू संपत्तियां बदलती रहती है, वो चालू संपत्तियां एक प्रकार से इन ऋण पत्रों के बदले में कंपनी की गिरवी रहती है। और जिस समय पर कंपनी अपने ऋण पत्रों के माध्यम से जो ऋण लिया था, उस ऋण का यदि वो समय पर भुगतान नहीं कर पाए तो उन ऋण पत्रधारियों को ये अधिकार है कि उस समय पर कंपनी के पास जितनी भी चालू संपत्तियां हैं, जैसे स्टॉक है, डेटर्स हैं, उन सब का पैसा वसूल करके और ऋण पत्रधारी अपने ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। इसको कहते हैं चल प्रभार, फ्लोटिंग चार्ज। तो कंपनी के ऋण पत्र सामान्यतः चल प्रभार से सुरक्षित होता है एवं जिस पर पूर्व निश्चित ब्याज का भुगतान किया जाता है। जब ऋण पत्र कंपनी इशू करती है तो सामान्यतः पहले से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर दिया जाता है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की सहायता से प्रत्येक 6 महीने से सामान्यतः ऋण पत्रों पर, ऋण की राशि पर ब्याज का भी भुगतान किया जाता है। तो ऋण पत्र का तात्पर्य क्या हुआ? ऋण पत्र का तात्पर्य कंपनी द्वारा लिए गए ऋण, दीर्घकालीन ऋण के बदले में जारी किए गए प्रमाण पत्र को ऋण पत्र कहते हैं। और ये ऋण पत्र सामान्यतः कंपनी की चल संपत्तियों पर प्रभार के द्वारा सुरक्षित होते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण याद रखनी है कि कंपनी द्वारा जिस तरह अंशों का निर्गमन किया जाता है, ठीक उसी तरह से धारा 71 की पालना करते हुए ऋण पत्रों या बॉन्ड्स का निर्गमन किया जाता है। ऋण पत्रों को बॉन्ड भी कह सकते हैं, कई सारे नाम है, ऋण पत्र भी कह सकते हैं, बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71, सेक्शन 71 को फॉलो करना पड़ता है। उसके रूल रेगुलेशन ऋण पत्रों पर लागू होते हैं। ऋण पत्र का एक अंकित मूल्य होता है, फेस वैल्यू, जैसे अंश का होता है, और जिस मूल्य पर ऋण पत्र को निर्गमित किया जाता है वो ऋण पत्र का निर्गमन मूल्य यानी इशू प्राइस कहलाता है। और जिस मूल्य पर मार्केट में स्वतंत्र रूप से क्रय और विक्रय ऋण पत्रों का होता है वो उसका मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य होता है। लेकिन ब्याज की गणना हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर की जाती है, ये याद रखना है। किसी भी कंपनी द्वारा
ऋण पत्र चाहे बट्टे पर इशू किए गए हैं चाहे प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, लेकिन जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो इंटरेस्ट हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर, फेस वैल्यू के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ऋण पत्रों का मीनिंग हुआ। इसके बाद अब अपन बात करते हैं ऋण पत्रों के प्रकार, अर्थात ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। देखिए, ऋण पत्रों के प्रकार समझने के लिए हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला, स्वामित्व के आधार पर ऋण पत्र। स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र हो सकते हैं, पंजीकृत ऋण पत्र यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर और वाहक यानी बियरर डिबेंचर। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर का तात्पर्य यह होता है कि जो ऋण पत्र इशू करते समय, इशू करने के बाद कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में प्रत्येक ऋण पत्रधारी का नाम अंकित कर दिया जाता है कि ये ऋण पत्र इस व्यक्ति को इशू किए गए हैं, तब वो रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाते हैं। यदि रजिस्टर्ड डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं और किसी व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड डिबेंचर हैं, तो वो उसको स्वतंत्र रूप से क्रय और विक्रय नहीं कर सकता है, बल्कि उसे यदि अपने ऋण पत्र मार्केट में बेचने हैं तो कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कंपनी को एक फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा और कंपनी उस फॉर्म के माध्यम से उस पहले पुराने वाले ऋण पत्रधारी के स्थान पर नए ऋण पत्रधारी का नाम अंकित करता है। दूसरा है वाहक यानी बियरर ऋण पत्र। और बियरर डिबेंचर जो होते हैं उसके लिए कंपनी के पास किसी ऋण पत्रधारी का कोई नाम, पता वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है और उनको स्वतंत्र रूप से जिस व्यक्ति के पास वो ऋण पत्र हैं वही व्यक्ति उसका मालिक माना जाता है। यदि रजिस्टर्ड डिबेंचर हैं तो कंपनी जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो सीधे उसी ऋण पत्रधारी के खाते में वो इंटरेस्ट चला जाएगा। लेकिन यदि बियरर डिबेंचर है तो कंपनी को पता नहीं है कि इंटरेस्ट पेमेंट के समय पर किस व्यक्ति के पास वो ऋण पत्र हैं। ऐसी दशा में वहाँ पर इंटरेस्ट के कूपन या इंटरेस्ट के टोकन डिबेंचर के साथ दे दिए जाते हैं और वो टोकन या कूपन जो व्यक्ति लेकर के बैंक में जमा करवाता है उसी को निर्धारित तिथि पर ब्याज प्राप्त हो जाता है। दूसरा है शोधन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। शोधन के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, एक होते हैं शोधनीय यानी रिडीमेबल डिबेंचर और दूसरे इररिडीमेबल डिबेंचर यानी अशोधनीय ऋण पत्र। तो जो रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं यानी शोधनीय, उनका एक निर्धारित समय के पश्चात कंपनी के द्वारा शोधन कर दिया जाता है। शोधन करने का तात्पर्य कंपनी ऋण की राशि को वापस लौटा देती है और ऋण वापस लौटा करके, जैसे 10 साल के लिए ऋण पत्र इशू किया तो 10 साल पूरे होने के बाद कंपनी उस ऋण की राशि वापस लौटा देती है और ये वापस लौटाने की जो प्रक्रिया है वो रिडेम्पशन कहलाता है, यानी शोधन करना कहलाता है। यदि इस प्रकार की कोई निर्धारित अवधि नहीं होती है तो ऐसे ऋण पत्र अशोधनीय यानी इररिडीमेबल कहलाते हैं। तीसरा प्रकार होता है परिवर्तनशीलता के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं उनको कंपनी एक निश्चित समय के पश्चात दूसरे ऋण पत्रों में अथवा अंशों में परिवर्तित कर देती है। अर्थात इश्यू तो किया कंपनी ने डिबेंचर और 5 साल की शर्त के आधार पर किया, तो 5 साल के बाद ऐसे ऋण पत्रों को समता अंशों में या पूर्वाधिकार अंशों में बदल दिया जाता है, तो ये कन्वर्टेबल है। और अगर इस प्रकार से बदलने की कहीं कोई शर्त नहीं है तो फिर ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहलाते हैं। अगला प्रकार है सुरक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र हो सकते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र यानी सिक्योर्ड डिबेंचर और असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र, असुरक्षित अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर। नेक्ड डिबेंचर या
अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसके बदले में किसी प्रकार की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती है, कोई गारंटी नहीं होती है, तो वो असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत सिक्योर्ड डिबेंचर जो होते हैं उनके बदले में कंपनी अपनी एसेट्स को गिरवी रखती है। जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि सामान्यतः जो कंपनी के ऋण पत्र होते हैं वो फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर्ड होते हैं, अर्थात कंपनी की चल संपत्तियों मूवेबल एसेट्स पर ऋण पत्रधारियों को एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है, तो ये सिक्योर्ड है। अगर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है तो फिर वो अनसिक्योर्ड है। अंतिम प्रकार हमारे पास यहाँ है वो है ब्याज की दर के आधार पर। ब्याज की दर के आधार पर भी दो प्रकार के ऋण पत्र हो सकते हैं। एक ऐसे ऋण पत्र जिन पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित होती है और फिक्स होती है, फिक्स रेट इंटरेस्ट डिबेंचर, और दूसरे शून्य यानी जीरो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिन पर ब्याज की दर जीरो होती है अर्थात वो पूर्व पहले से निर्धारित नहीं होती है। तो जो निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र हैं उन पर निश्चित दर की सहायता से ही इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, और शून्य ब्याज दर वाले जो ऋण पत्र होते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई ब्याज पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाता है। तो हमारे सामने एक प्रश्न आ सकता है कि जब कंपनी को ऋण दिया, ऋण पत्र कंपनी के खरीदे और उस पर कोई ब्याज मिलेगा ही नहीं, तो फिर लोग क्यों ऐसे ऋण पत्र खरीदते हैं? तो इसका समाधान ये है कि ऐसे जो शून्य जीरो इंटरेस्ट रेट वाले जो डिबेंचर होते हैं वो मैक्सिमम डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। जैसे कंपनी का 100 रुपये का डिबेंचर है और 40 रुपये में इशू किया जा रहा है, और 15 साल के बाद में उसका सब मूल्य पर शोधन होगा, यानी खरीदते समय, यानी जब ऋण पत्र डिबेंचर होल्डर डिबेंचर के लिए पब्लिक ने पैसा लगाया उस समय पर किसी व्यक्ति को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? 40 रुपये। लेकिन 15 साल के बाद वो वापस कितना मिलेगा? वापस मिलेगा 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये वाला ऋण पत्र है और सम मूल्य यानी अंकित मूल्य उसका 100 रुपये है जो उसको रिडम्पशन के टाइम पर मिलने वाला है। तो या तो इस प्रकार के जो जीरो रेट वाले डिबेंचर हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, अथवा ये जीरो रेट वाले डिबेंचर के साथ में ऑप्शन दिया जाता है कन्वर्जन का, कि कंपनी इशू करते समय तो डिबेंचर इशू कर रही है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में, थोड़े वर्षों के बाद में उनको अंश में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और जैसे ही वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको डिविडेंड मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 आधारों पर 2-2 प्रकार के ऋण पत्र हुए, तो कुल मिलाकर के टाइप्स ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू 10, यानी 10 प्रकार के ऋण पत्र हो गए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार 8 नंबर का प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है अंश और ऋण पत्र में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर? तो अपन चर्चा करते हैं डिफरेंस की। देखिए, पहला अंतर कि अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा होता है, जबकि ऋण पत्र ऋण है, अर्थात ऋण का हिस्सा है। अंश के माध्यम से कंपनी पूंजी प्राप्त करती है, जबकि ऋण पत्र के माध्यम से कंपनी ऋण प्राप्त करती है। इसी आधार पर जो कैपिटल लगाने वाले लोग होते हैं वो स्वामी होते हैं। इसलिए पहला अंतर यदि याद है तो उसके आधार पर दूसरा अंतर बन रहा है कि अंश को क्रय करने वाला अर्थात अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी का स्वामी नहीं होता है। कंपनी का स्वामित्व ऋण पत्रधारी के पास कभी भी नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस हो सकता है, अंश पूंजी पर लाभांश का वितरण किया जाता है, और लाभांश तभी दिया जाता है जब कंपनी को लाभ होता है, परंतु ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। अंश पूंजी पर यानी अंशों पर डिविडेंड का पेमेंट होता है, जबकि डिबेंचर पर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, और कंपनी को यदि लाभ नहीं होता है तब भी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि ब्याज एक खर्चा है। ये अगला अंतर बन जाएगा कि लाभांश लाभों का उपयोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। डिविडेंड इज इक्वल टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बट
जबकि ब्याज कंपनी के लिए खर्च होता है, यानी इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। इसलिए ब्याज को घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ बचते हैं, उन शुद्ध लाभों में से डिविडेंड, यानी पहले कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से इंटरेस्ट लेस किया जाता है। इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। अगला अंतर है कंपनी के समापन, यानी जब कंपनी समाप्त हो रही है तो उस कंपनी के समापन की स्थिति में ऋण पत्रधारियों के संपूर्ण भुगतान कर देने के पश्चात यदि कोई राशि उपलब्ध रहती है तो उपलब्ध राशि में से अंशधारियों को चुकाया जाता है। अर्थात जब कंपनी का समाप्त होगा तो पहले पेमेंट किसको करना पड़ेगा? ऋण पत्रधारियों को। और ऋण पत्रधारियों का पूरा पेमेंट हो गया, उनके इंटरेस्ट की बकाया सहित संपूर्ण भुगतान हो गया, फिर भी कंपनी के पास कुछ राशि बचती है, तब अंशधारियों की बारी आएगी। और लास्ट अंतर है ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता है। जैसे पिछले चैप्टर में अपन ने सीखा था कि यदि कोई अंशधारी अंश पर मांग राशि का समय पर भुगतान नहीं करता है तो अंशों को फॉरफिट कर दिया जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, बट फॉरफीचर ऑफ डिबेंचर कभी नहीं होता है। कारण इसका यह है कि यदि किसी ऋण पत्रधारी ने कोई मांग राशि का भुगतान नहीं किया है तो उसने जितनी राशि चुकाई है उसी चुकाई गई राशि पर ही उसे इंटरेस्ट मिलेगा। यदि 100 रुपए का ऋण पत्र है और यदि किसी ऋण पत्रधारी ने 60 रुपए का पेमेंट किया है, 40 रुपए का पेमेंट नहीं किया अंतिम मांग पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस ऋण पत्रधारी को 60 रुपए पर ही इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। तो ये मुख्य अंतर हुए अंशों और ऋण पत्र में। अब अपन लास्ट बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, वो है ऋण पत्रों के निर्गमन पर लेखांकन, यानी अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर इश्यू कैसे करते हैं। तो इसके लिए बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सीधी सी बात है जो आपको याद रखनी है कि जिस प्रकार से अंशों के निर्गमन पर एंट्रीज की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है, ठीक उसी प्रकार से डिबेंचर को इश्यू करने पर एंट्रीज की जाती है। केवल कुछ खातों के नाम बदल जाते हैं, और वो नाम क्या बदलते हैं कि शेयर जब इश्यू करते हैं तो हमारे पास अकाउंट होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिबेंचर जब इशू करेंगे तो नाम बदल के क्या कर देंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री वही बनेगी, सबसे पहली एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब डिबेंचर यदि इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। केवल नाम बदल रहा है, बाकी कैलकुलेशन का वही तरीका है। इसी तरीके से शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर कॉल अकाउंट की जगह डिबेंचर कॉल अकाउंट। लेकिन खास चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हम एप्लीकेशन की राशि, अलॉटमेंट की राशि कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे इक्विटी शेयर है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। शेयर के साथ कैपिटल वर्ड आता है, बट डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड नहीं आता है। याद क्या रखना है कि जिन एंट्रियों में जहां जहां शेयर कैपिटल शब्द यूज होता है, शेयर कैपिटल का अकाउंट आता है, उनके स्थान पर अब क्या अकाउंट आएगा? जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तब क्या अकाउंट आएगा? तब अकाउंट आएगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहां पर ये जो परसेंटेज है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे 10% ऋण पत्र, तो ऐसे ऋण पत्रों पर 10% ब्याज चुकाया जाएगा। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इसके सामने कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा जाता है क्योंकि डिबेंचर से कैपिटल प्राप्त नहीं होती है। इसी तरीके से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, तो इसके स्थान पर आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी यानी प्रतिभूतियों में ऋण पत्र भी शामिल होता है और प्रतिभूतियों में अंश भी शामिल होता है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट चेंज नहीं हो रहा है। केवल शेयर के स्थान पर डिबेंचर लिख रहे हैं और कैपिटल वर्ड डिबेंचर के साथ यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जिस प्रकार हम शेयर इश्यू करने पर अकाउंटिंग एंट्री किया करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से डिबेंचर इश्यू करने पर भी एंट्रीज कर दी जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सारी बातें सीख ली, मीनिंग ऑफ डिबेंचर सीख लिया है, अच्छे से याद रखना है।
ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर भी सीख लिए हैं। बहुत प्रकार के ऋण पत्र हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज करके 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। और डिफरेंस, अंश और ऋण पत्रों में अंतर भी सीख लिया है। और अकाउंटिंग में कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है, कुछ नए खातों के नाम सीखने हैं और बिल्कुल उसी तरीके से अकाउंटिंग की जाती है जिस तरीके से अंशों के निर्गमन के समय की जाती है। तो आज के इस लेक्चर में अपन इतनी बात करेंगे और अगले लेक्चर में इश्यू ऑफ डिवेंचर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर भी आप कंटिन्यू में देखें ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो सके। थैंक यू।